24 कैरेट की होती है। दुल्हन हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, इंग्लैंड नहीं। यहाँ पर आप दहेज मांगो या ना मांगो, लड़की वालों ने एक इशारा कर दिया, वही आपको अरेस्ट करने के लिए काफी है। हुजूर, क्या खेल खेला है आपने? जुआ खेला है हुजूर, 200 करोड़ का। देखा पटेल साहब, आपकी गलती ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय भीम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पैनल में मौजूद हैं मिस्टर शोहेब इलियासी। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा। सबसे चर्चित टीवी सीरियल इंडिया मोस्ट वांटेड में आ चुके और रह चुके होस्ट मिस्टर शोहेब इलियासी। क्राइम रिलेटेड सीरियल सबसे पहले देश और दुनिया में शुरुआत हुई तो वो इंडिया मोस्ट वांटेड से हुई, और इसी कारण करोड़ों युवाओं के लिए मिस्टर शोहेब इलियासी देश और दुनिया में एक आइडल होस्ट बन के उभरे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि शोहेब इलियासी जी ने रिसेंटली में एक मूवी बतौर डायरेक्टर बनाई है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं मिस्टर शोहेब इलियासी जी से। नमस्कार शोहेब इलियासी जी, आपका जय भीम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जय भीम टीवी के प्लेटफॉर्म पर इस संपर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने जो रिसेंटली में एक मूवी बनाई है, उस मूवी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देश की जनता जानना चाहती है, इस मूवी का नाम क्या है? जय भीम टीवी के माध्यम से अग्रवाल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म का निर्माण किया और वो परसों फिल्म शिमारू OTT पर ये रिलीज हुई है और फिल्म का टाइटल है शादी, दहेज और गैंगस्टर। ओके। शादी, दहेज और तो जैसे मूवी का टाइटल आपने चुना है शादी, दहेज और गैंगस्टर, इसको लग रहा है कि ये देश की करोड़ों युवाओं और परिवार के आधार पर थी। तो ये टाइटल आपने कैसे चुना? हमारी जो फिल्म का सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, वो हमारे समाज में इस वक्त जो एक बहुत बर्निंग एक इशू है, एक कानून हमारे मुल्क में है, और वो कानून है 498A। वो कानून जो औरतों को उनके हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तस्वुर किया गया था, और हमारी पार्लियामेंट इस कानून को लेके आए। लेकिन बदनसीबी से इस कानून का एक बहुत बड़े पैमाने पर मिसयूज हो रहा है, और लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे घर की एक कहानी है कि जहां खानदानों में लड़के लड़की में निबाह नहीं हो रहा विवाह के बाद, और अलग होना है, या फिर और दूसरे कोई वजूहात हैं, या फिर एक्सटॉर्शन, लड़के वालों से कुछ उनकी उम्मीदें हैं, बच्चे की उम्मीद है, या पैसों की उम्मीदें हैं, सेपरेशन के बाद बच्चों को ले जाना है, या जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपने दहेज मांगा हो या न मांगा हो, अगर लड़की ने सिर्फ एक इशारा कर दिया कि लड़के वाले के माँ बाप या लड़का हमसे दहेज मांग रहा है, तो बस इतना काफी है। सिर्फ एलिगेशन भर काफी है। कानून इस कदर औरतों के पक्ष में है कि वो लड़के वालों के तमाम खानदान को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जा सकता है, और भेजा जा रहा है। ये कानून मिसयूज हो रहा है उन वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वो लोग जो के गैंग बनाकर, एक ऐसा माहौल बनाकर सीधे साधे शरीफ लोगों को उनको लूटना चाहते हैं, लूट रहे हैं। तो ये कानून उनके लिए बहुत ही कानूनन उनके हाथ में बहुत हैंडी टूल है। इस बर्निंग इशू पर ये फिल्म का सब्जेक्ट आधारित है, और मुझे खुशी है कि इसमें बड़े एक्टर्स जैसे फरीदा जलाल जी, आलोक नाथ जी, रीमा लागू जी, गुलाम अली खान साहब, जिन्होंने पहली बार एक्टिंग की है, पहली बार हमारे भारत के लिए एक राष्ट्रीय गाना गाया है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इन लोगों ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ की, और इस फिल्म में इन लोगों ने बहुत अच्छा किरदार निभाया।
बहुत बढ़िया। सर आपने जो मूवी बनाई तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर? इस फिल्म के बनाने में मेरे एक दोस्त मरहूम सैयद मखदूम जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, उन्होंने बेंगलोर में शादी की और शादी के बाद उनके साथ बहुत ज़बरदस्त एक्सटॉर्शन का खेल शुरू हुआ। मखदूम को पता ही नहीं था कि जिस खातून से, जिस महिला से उन्होंने शादी की है, वो पहले 3 बार शादी कर चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? और पहले लोगों से भी वो एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे जायदाद हासिल कर चुकी थी। और मखदूम के साथ भी यही हुआ। मखदूम को मालूम हुआ कैसे ऐसे उसके साथ ये हादसा पेश आया है। उन्होंने वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन पर बनाया और वीडियो फ़ोन पर बनाकर उन्होंने अपने सारे दिल की रुदाद, अपना सारा गम और दर्द जो है वो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और उसके बाद उन्होंने साइड कर दिया। मखदूम का वीडियो जो है मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे शायद अवेलेबल होगा, मौजूद होगा। तो मखदूम मेरे बहुत करीब था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त। तो उसकी कहानी सुन के बहुत ये प्रेरणा मिली और इंस्पिरेशन मिला कि इस तरह के हादसा, इस तरह के मामला हमारे समाज में पेश आ रहे हैं, तो क्यों ना इस पर फिल्म बनाई जाए। और चूंकि मैंने खुद भी इस कानून को मैं इसका खुद भी भोगी हूँ, क्योंकि मुझ पर भी झूठा इल्ज़ाम 498 का दहेज मांगने का मेरे ऊपर भी लगाया गया था, जो कि खारिज हुआ था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरी ही नहीं, मखदूम की नहीं, मतलब लगभग हर देश में तीसरे चौथे घर की कहानी सी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये और हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग हसास हैं। हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है हम उसी की तर्जुमानी करते हैं। तो ये फिल्म का सब सर जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, जो कानून का दुरुपयोग है, जैसे इसी को मैं आगे जोड़ता हूँ कड़ी में। सर मूवी का जो शुरुआती ट्रेलर जो मैंने देखा और जो बाकी कुछ अभी ट्रेलर्स पब्लिश हुई हैं, उसमें भारत देश में महिलाओं द्वारा जो कानून का दुरुपयोग कैसे करती हैं इसके बारे में भी आपने दर्शाया है। तो इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए इस देश में, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएं और ज़्यादा अगर इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट कर पाएं तो आसान रहेगा सर। मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे मुल्क में कानूनों का होना बहुत ही लाजिम है, बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि लड़के वाले हैं और दहेज की उम्मीद करते हैं। लड़कियों से उनकी ये उम्मीद होती है कि लड़का अगर पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकर है, बिजनेसमैन है या बड़ा कारोबार है, तो वो चाहते हैं कि लड़की वाले भी उसी तरह के हों, उनसे ज़्यादा बड़े हों। और वो दहेज में लड़की अगर कोई कारोबारी है तो 2-3 फैक्ट्रियाँ भी साथ में लेके आए, ज़मीनें जायदाद भी लेके आए। और इसी तरह से अगर कोई सरकारी नौकर है लड़का, तो वो भी उम्मीद करता है कि जिस लड़की से उसका विवाह हो वो भी कोई पैसे वाली हो और उसको सपोर्ट करने वाली हो माली तौर पर। इस तरह का एक जहन है हमारे मुल्क में और ये हज़ारों साल से है। इसको हमको तस्लीम करना पड़ेगा और इसी दहेज की इस कुप्रथा के चलते ही हमारे लॉ मेकर्स ने इस कानून का तस्वुर किया और ये कानून लेके आया गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी है, ज़रूरी रहना चाहिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि इस कानून में इस तरह के ओपन प्रोविजंस बना दिए गए हैं कि कोई अगर झूठे भी कह दे कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है तो पुलिस को काफ़ी अख्तियार है। कानून में इस महिला को, इस आपराधिक प्रवृत्ति की महिला को बहुत ज़्यादा अधिकार है कि वो इसका मिसयूज कर सके और वही हो रहा है। जो शरीफ लोग हैं जिनके साथ ये हादसे होते हैं, जिनके यहाँ जिनकी बेटियों से, जिनकी बहनों से दहेज मांगा जाता है, वो शरीफ लोग तो इस कानून का इस्तेमाल भी नहीं करते। वो लोग तो 498 के लिए वो कहते हैं यार घर निभ जाए, घर बन जाए, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। एक बार कोर्ट कचहरी हो गई तो रिश्ता निभेगा नहीं, घर तो खत्म हो जाएगा। तो शरीफ लोग तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करते आम तौर पर। जो बदमाश है, जो लिटिगेंट माइंडेड है, जो चाहता है कि हम इस कानून की मदद से लड़के वालों को सबक सिखाएं, तो वो लोग इस कानून का इस्तेमाल करें।
अभी इस कानून की जरूरत है, जैसे मैंने कहा जी सर। जय भीम टीवी के माध्यम से मैं इस बात को बहुत शिद्दत से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आ चला है कि हमारे मुल्क में हमारे कानून में क्या फेरबदल होना चाहिए उस पर नजरसानी करें, मतलब बदलाव चाहते हैं और ये देखें ये बदलाव जरूरी है। ये बदलाव बेहद जरूरी है कि अगर कोर्ट को ये तय हो जाए ट्रायल के दौरान कि किसी महिला ने झूठा इल्जाम लगाया है, क्योंकि कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को करीब से एग्जामिन किया है, कोर्ट को अच्छा बुरा सब अब सामने आ गया है, कोर्ट ने देख लिया कि कौन गलत है कौन सही है। अब जब कोर्ट को ये पता चल गया 5 साल के लिटिगेशन के बाद, 2 साल के लंबे ट्रायल के बाद, सारे गवाहों को बुलाकर उनसे समझने और समझाने के बाद, अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस लड़की ने, इस महिला के घर वालों ने इस शरीफ आदमी को झूठे फंसाया है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार होने चाहिए, कोर्ट के जज के पास ये अधिकार होने चाहिए कि वो उसी मुकदमे में, कोई नया मुकदमा ना दायर हो, वही जो मुकदमा चल रहा है उसी मुकदमे में झूठे लिटिगेंट को उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में भेजे। बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो जाएगा जी सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स किस लिए हैं? कोर्ट्स इंसाफ दिलाने, कोर्ट्स का काम, कोर्ट्स भगवान के रूप में जज होते हैं। जज जो है सिर्फ जज नहीं है, जज की कुर्सी पर भगवान आकर विराजमान होते हैं। और भगवान, इंसाफ किसका काम है? इंसाफ देना सिर्फ और सिर्फ भगवान का काम है। जैसे सर आपने इसी में जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश का जो कानून है वो जेंडर बायस लॉ है, उसको जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए, जो कि आज की डेट में भारत देश के अंदर ये चीज नहीं है। कई देश जो हैं, जो भारत के अलावा दूसरे देश हैं, वहां पर जेंडर न्यूट्रल लॉ बना हुआ है, वहां पर समानता है पुरुष और महिलाओं में। लेकिन भारत देश में जैसे कानून है उसमें जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, तो इस पे सरकार को क्या इस पे ध्यान देना चाहिए? आपका क्या कहना है सर? देखिए, सरकार को मालूम है, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हसास, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार, हमसे बहुत ज़्यादा जनता के संपर्क में रहने वाले वो लोग हैं। हम लोगों का जनसंपर्क लिमिटेड होता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, मीडिया वालों का हो। हम लोग स्टूडियो में आते हैं, उन्हीं के साथ हमारा संपर्क होता है। लेकिन जो MLA है, जो MP है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सरपंच हैं, वो लोग रोज जनता के बीच में रहते हैं, जनता के संपर्क में, वो सब जानते हैं हमारे समाज में क्या हो रहा है। लेकिन बदनसीबी ये है कि आमतौर पर औरतों के मुताल्लिक समाज की धारणा ये है कि औरत गलत नहीं हो सकती। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जुल्म होगा, अगर कोई जोर होगा, अगर कोई जबर होगा, अगर कहीं बदमाशी होगी, अगर कहीं खिलाफ वर्जी होगी कानून की, तो वो मर्द करेगा। ऐसा समझा जाता है, ऐसी धारणा सी बनी हुई है। औरत तो ऐसी है कि वो सती सावित्री है, वो शरीफ है, वो बहुत अच्छी है, होती है, सही है। लेकिन 5 उंगलियां तो एक सी होती है, कहीं अच्छे भी हैं, कहीं बुरे भी लोग हैं। तो इस तरह से कानून को, जो आपने कहा कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, बाहर देशों में भी कानून जेंडर न्यूट्रल है तो होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि समय लगेगा, कानून बनाने वालों को जब इस बात का एहसास होगा और आने वाले वक्त में कि इस कानून और ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, रेप लॉज का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, तो वो लोग डिबेट करेंगे, वही लोग बदलने वाले हैं। हम लोगों का काम है आगाह करना, हम लोगों का काम है समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको दर्पण दिखाना। तो हम, ये फिल्म भी उसी का हिस्सा है। आपका ये कार्यक्रम इस वक्त जय भीम टीवी के स्क्रीन पर आपने जो समय दिया है इस मुद्दे को, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि हम समाज में बेदारी ला सकें, हम लोगों को सच्ची बात बता सके, जो कि हमारा काम है, उतना ही हमारा काम है जो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हमारे भारत देश में और न्याय प्रथा में आपने भी देखा होगा, जब किसी पे केस रजिस्टर होता है, जैसे आपने कहा कि हमारे कोर्ट का जो प्रणाली सिस्टम है, ट्रायल सिस्टम है,
वो तकरीबन कभी कभी 5 साल भी चला जाता है और लड़के का जीवन या परिवार पूरा का पूरा कोर्ट कचहरी के 8 से 10 साल तक चक्कर काटता है। तो एक दामिनी मूवी का डायलॉग था जिसमें लिखा हुआ था, मतलब बोला गया था, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो क्या कभी कोर्ट में इसके ऊपर सुधार आ पाएगा? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे मुल्क में आबादी बहुत बड़ी है और जो कोर्ट्स जितने कोर्ट्स हैं हमारे, मुझे लगता है कि वो नामुनासिब हैं, उनकी तादाद नामुनासिब है, वो समांतर नहीं है आबादी के मुताल्लिक तुलनात्मक रूप से। मुझे लगता है आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि लिटिगेशंस को जल्द से जल्द उसको फारिग किया जाए। बहुत सारे मुकदमे हैं, अब झूठे मुकदमे ज़्यादा हैं, सच्चे मुकदमों की तुलना में झूठे मुकदमों की तादाद ज़्यादा है, चाहे वो क्रिमिनल लिटिगेशन हो चाहे वो सिविल लिटिगेशन हो। क्योंकि कानून में इतना लचीलापन है हमारे यहाँ, तो कोई भी अपनी बात को कह सकता है। डेमोक्रेसी का ये एक बेहतरीन मतलब ये पिलर है जुडिशरी। लेकिन आमतौर पर इसका हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि इसका अक्सर इन प्रोविजंस का मिसयूज भी होता है। तो आबादी के लिहाज से केसेस बहुत ज़्यादा है, तारीख पे तारीख का सिलसिला इस तरह से पूछा जाता है। और जो शरीफ लोग हैं वो बिना वजह एक बार तो जो है इस बीमारी से कोर्ट की कचहरी की तकलीफ और परेशानी इसके उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है। आज आपने किसी के ऊपर कोई मुकदमा कर दिया, अब मुकदमा करने के बाद कोर्ट तय करेगा कि आपका जो एलिगेशन है वो ठीक है या गलत है। अब उसके लिए उस कोर्ट को एविडेंसेस को एग्जामिन करना है, सारे गवाहों को बुलाना होगा। आज गवाह अवेलेबल है, कल नहीं है। कोर्ट के बाद और इतने सारे केसेस हैं, तो बहुत सारे इसमें परेशानियां भी हैं। कभी न्याय प्रकरण में काम करने में भी गवाहों को पेश करने में भी समस्या लगता है। सर, एक और सवाल मेरा अभी जहन में आया आपसे बात करके कि कानून व्यवस्था, जैसे आपने कहा, तो हर एक चीज़ का एक भारत सरकार ने आयोग बनाया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत देश के अंदर, जैसे महिला आयोग भी बना हुआ है, जानवरों के ऊपर भी आयोग है। तो क्या लगता है कि सिर्फ क्योंकि जो आपकी मूवी का एक सारांश भी मेरे को लगता है कि कहीं हद तक झूठे केस के ऊपर पुरुष और उनके पूरे परिवार, क्योंकि एक महिला सिर्फ पत्नी नहीं हो सकती, महिला एक माँ, एक बेटी, एक देवरानी, जेठानी, ऐसे करके कई महिलाएं भी एक पुरुष के परिवार में होती हैं। तो क्या पुरुष जिस परिवार में है, क्या उसके लिए पुरुष आयोग होना नहीं चाहिए देश के अंदर? इस पर आप क्या राय रखते हैं सर? देखिए, पुरुष आयोग को लेकर काफी समय से एक मांग उठ रही है और पिछले 15 सालों से खास तौर से एक ऐसी बॉडी के गठन की मांग उठ रही है जहां पर पुरुषों के जो अधिकार हैं उनका जब हनन हो रहा है, हनन हो तो उन पर फैसला लेने वाली कोई बॉडी होनी चाहिए, ऐसी मांग है। मैं समझता हूँ कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान हमारा समाज है और अगर इस तरह की बात कहीं आ रही है तो उसको पुरुष आयोग बोला जाए नहीं बोला जाए, मुझे नहीं लगता कि क्या उसका नाम होना चाहिए, लेकिन एक बॉडी जरूर होनी चाहिए। पार्लियामेंट इसको कंसीडर करना चाहिए कि जहाँ पर इन कानून को लेकर खास तौर से जहाँ पर पुरुष अपने ग्रीवांस को रख सके और उनके ग्रीवांसेस का एड्रेसल हो सके, क्योंकि अभी पुरुषों के अधिकारों के रिड्रेसल का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। महिलाओं के लिए है, पुरुषों जानवरों के लिए है, जैसे भी आपने कहा। तो क्योंकि मर्द भी इंसान तो है ही, वो भी तो हसास है। एक कहावत अच्छा है सर, मर्द को भी दर्द होता है, ऐसा नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो अकेले में रोता है लेकिन रोता जरूर है सर। मतलब अब हम उसको ये ना कहें कि औरत मर्द उसको उस तरह से ना रखें, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो, अब आयोग हो, मिशन हो या कुछ और हो, मुझे नहीं मालूम कि वो बॉडी, लेकिन एक बॉडी होनी जरूरी है जहां पर जेंडर न्यूट्रल तरीके से जो इश्यूज हैं, जो खास तौर से मर्दों के इश्यूज हैं, उनके साथ उनके अधिकारों का जो हनन
उसको रिड्रेसल करना बहुत जरूरी है, एक बॉडी की जरूरत है। सर आज की डेट में सर भारत देश के अंदर, क्योंकि जैसे अभी भारत सरकार की ओर से कोई भी पुरुषों के लिए आयोग ना होने की वजह से कोई भी एक बॉडी नहीं है उनकी जहां पर रिड्रेसल हो या ग्रीवेंसेस हो जिस पे बात की जा सके। तो भारत देश के अंदर ऐसी कोई संस्था है जो पुरुषों के लिए काम करती हो? अगर करती है तो उसका नाम क्या है? और अगर कोई हेल्पलाइन है तो इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हो सकता है कई पुरुष ऐसे हैं जो प्रताड़ित हो मानसिक तौर पे, इन सब चीजों से जूझ रहे हो जैसे आपने बताया, तो हो सकता है वो वहां पर संपर्क करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। देखिए, जय भीम टीवी के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूं, आपके दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। सेव इंडिया फैमिली SIF करके एक संस्था है जो कि दिल्ली और इंडिया के, भारत के मुख्तलिफ शहरों में उनके कार्यालय हैं। उनकी हेल्पलाइन, टेलीफोन के हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां पर वो एक मुद्दत से काम कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेट होकर, बहुत ही कमिटमेंट के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर से इस संस्था से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। और अगर 498A और रेप लॉज के बारे में किसी को कानूनन कोई मदद चाहिए, कोई परामर्श चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई समझ चाहिए, उस अपनी परेशानी से निकलने के लिए किसी को अगर कोई संस्था दरकार है तो सेव इंडिया फैमिली है। इस तरह से और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं जानता हूं कि कुछ नाम जो मेरे जहन में इस वक्त हैं, जैसे स्वरूप सरकार, जैसे वासिफ, जैसे नीलाद्री, जैसे अमित देशपांडे, ऋत्विक, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने लेवल पर एक संगठन के रूप में अपने अपने तौर पर भी और संगठित होकर भी इन बेजा कानूनों के खिलाफ एक मुद्दत से जंग लड़ रहे हैं। तो आपके दर्शकों को जिनको भी ज़रूरत है इस तरह की, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें उन टेलीफोन का नंबर लिखकर आप शाया करें ताकि लोग उन तक पहुँच सकें और उनको भी। सर वो नंबर मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या हेल्पलाइन नंबर है सर? मेंस हेल्पलाइन नंबर। एक जानकारी मेरे पास में भी अभी आपसे बात करते करते हेल्पलाइन नंबर निकाला है जो सेव इंडियन फैमिली के नाम से आ रहा है, जो स्टूडियो से आया, वो है 8882498498। ये सेव इंडियन फैमिली का नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कोई भी अगर परिवार अगर जो जूझ रहा हो या बात करना चाहता है तो इस नंबर पे वो नेशनल मेंस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकता है। अच्छा सर, आपके इस मूवी का आधार बहुत अच्छा है सर और टाइटल बहुत अच्छा है। शादी, दहेज और गैंगस्टर अपने आप में ही दर्शाता है। तो आखिरी में मैं आपसे जय भीम टीवी के दर्शक और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं आप सभी से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फिल्म को देखें और फिल्म को देखने के बाद अपनी राय अपने ख़ानदान में, अपने पड़ोसियों में अपनी राय शायद उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा पैमाने पर फिल्म का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके और जिस मकसद से, जिस मिशन और जिस मौक़ूफ़ के साथ ये फिल्म हमने बनाई है कि हम समाज में बेदारी लाकर समाज में इस कानून को बदल सके, उसमें वो एक मील का पत्थर साबित हो उन लोगों का फिल्म देखना, ये मेरी दरख्वास्त है। और श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, अध्याय 7 का श्लोक है, श्लोक नंबर 47 या 48 है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगनम दैवक्तवा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समं त्वं योग उच्यते। यानी कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगनम दैवक्तवा, यानी हमको जो भी कुछ करना है बहुत ही ईमानदारी से वो करना चाहिए। हम कामयाब होते हैं या विफल होते हैं, सिद्ध हो या असिद्ध हो, मतलब सफलता मिले या असफलता मिले, इस बात को जहन में न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहिए। इस श्लोक और इस गीता के इस बेहद कीमती इल्म से मुतासिर होकर मैंने सिर्फ अपना काम किया है। कामयाबी या नाकामयाबी
वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर शोहेब इलियासी। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप जरूर शोहेब इलियासी जी द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी शादी, दहेज और गैंगस्टर OTT प्लेटफॉर्म पे जरूर देखें और अपने परिवार वालों को भी साथ मिल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा। और आपके साथ फिर कभी आपके साथ में पेश होंगे नए चेहरे के साथ में, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय भीम टीवी की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने हमें दिया और आपने सारी चीजें अपनी मूवी के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज साहब, माफी चाहती हूँ, मैं देर हो गई आने में मुझे। वो क्या है कि मैं आज फिर गई थी संसद कानून बदलवाने। इसी से तो सारी प्रॉब्लम है ना, डेफिनेशन ऑफ रेप एंड डाउरी बदलना तो पड़ेगा ना। मैं बदलवाऊंगी, मैं फिर जाऊंगी, रोज जाती हूँ संसद, कल फिर जाऊंगी। जब तक नहीं बदलेगा तब तक जाती रहूंगी, जाऊंगी जरूर।